हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा म्यूज़िक। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द किंग इटर्नल मोनार्च का एपिसोड नंबर 6। चलिए तो एपिसोड शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ को आप मिस ना करें। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पीएम का पीए उन्हें बताता है कि किंग का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी में केयू बिल्डिंग पर लैंड किया गया है और जहां तक हमें पता है आज किंग का कोई भी शेड्यूल सियोल में नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ, ऐसा लोग जब ही करते हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड की कोई बस या ट्रेन मिस हो जाए, लेकिन हमारी किंग की तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर पीएम उनसे कहती है ये तो मुझे वहाँ पर जाने पर ही पता चलेगा, कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि पीएम वहाँ पर आती है और जंगतुएल को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर हम देखते हैं कि जंगतुएल पीएम से कहती है कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और आज उन्हें उनसे मिलने का मौका मिला है। तो फिर इस पर वो जंगतुएल से उसका नाम पूछती है तो जंगतुएल उनसे कहती है कि मैं बस एक फॉरेनर हूँ और यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आई और कुछ दिनों में ही मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि पीएम ये नोटिस करती है कि अगर वो फॉरेनर है तो उसकी कोरियन लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर जंगतुएल उससे कहती है कि मैं लिबरल आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। ऐसा जब जंगतुएल कहती है तो वहाँ पर किंग हंसने लग जाते हैं। तो पीएम इस चीज़ को नोटिस करती है। फिर किंग पीएम से कहते हैं कि वो काफ़ी थक चुकी है, इसलिए वो अपने महल वापस जा रहे हैं और उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी है, तो इसलिए वो अपने तय शेड्यूल यानी कि फ्राइडे को उनसे महल में मिलेंगे। ऐसा बोलकर पीएम से किंग जंगतुएल को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पीएम से जंगतुएल और किंग की क्लोजनेस बर्दाश्त नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि वह अपने ऑफिस वापस जाती है और वहाँ पर शराब पीना शुरू कर देती है। वो वहाँ सोचना शुरू कर देते कि वो हमेशा किंग के लिए मुस्कुराई है, लेकिन पहली बार है कि किंग किसी और लड़के के लिए मुस्कुराए है। ये सारी बातें सोचकर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। फिर हम आगे देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में जंगतुएल चांद को काफ़ी ध्यान से देख रही होती है और फिर वो सोचना शुरू कर देती है कि क्या इनकी दुनिया में वो रैबिट वाली कहानी जो चांद पर जाने वाली है वो है या नहीं। तो ये सवाल वो किंग से करने ही वाली होती है, पर वो देखती है कि कैप्टन जियोंग और किंग की सेक्रेटरी उन्हें काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद जंगतुएल उससे कहती है ठीक है, मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। फिर हम देखते हैं कि किंग जंगतुएल के हाथ को अपने हाथ में लेता है और उस पर उंगलियों से लिखने की ट्राई करने लग जाता है। ये सीन देखकर किंग की सेक्रेटरी अपनी आंखों को बड़ी कर लेती है। उस सेक्रेटरी को यहाँ पर याद आता है कि किंग ने उससे एक बार कहा था कि उनकी लाइफ में एक लड़की है जो कि पीएम से भी काफ़ी सुंदर है। तो किंग अपनी सेक्रेटरी के फेस को देख लेते हैं और उनसे कहते हैं हाँ ये वही लड़की है। फिर हम देखते हैं कि किंग और जंगतुएल दोनों हाथों पर इशारों से लिख कर बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर कैप्टन जियोंग भी ये सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पैलेस में वापस जाने के बाद किंग किचन में जाते हैं और जंगतुएल के लिए खाना बनाने लग जाते हैं। किंग जंगतुएल से कहता है कि कैप्टन जियोंग ने उसे बताया कि आज सिर्फ पूरे दिन में तुमने एक ही सैंडविच खाया है। फिर हम देखते हैं कि जंगतुएल वहाँ पर किंग से कहती है कि आज किंग की दुनिया में घूमने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि तुम्हें हमारी दुनिया में कितना अकेला फील हुआ होगा। फिर हम देखते हैं कि ये बात सुनकर किंग को थोड़ा बुरा लगता है और वो जंगतुएल को अपने करीब आने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जब किंग और जंगतुएल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो किंग अपने सिर को जंगतुएल के सिर से लगाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बालों को सहलाना चाहता था, लेकिन इस समय मेरे दोनों हाथ बिजी है। वो कहता है कि इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो इस हरकत पर जंगतुएल उससे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। बात को सुनकर किंग उससे कहता है क्यों, तुम्हें नेट पर कुछ नहीं मिला मेरी डेटिंग के बारे में? है कि वैसे तुमने नेट पे इम्पीरियल गुम प्रिंस लिरिम के बारे में भी सर्च किया था। फिर वो उसे बताता है कि उसने ही उसके पिता को मारा था और मुझे भी मारने की कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं कि जंगतुएल को किंग के गर्दन पे जो निशान होता है वो दिखाई पड़ता है। तो फिर किंग उस निशान को दिखाते हैं और उससे कहता है कि ये निशान मुझे हमेशा उस इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है। हम देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर अचानक से एनएससी को इकट्ठा करने के लिए अपने पीए को ऑर्डर देती है और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जंगतुएल की जो आइडेंटिटी होती है उसे लेकर काफ़ी चिंतित होता है। तो याद आता है कि कितनी कॉन्फिडेंटली होकर जंगतुएल ने उसे अपने फिंगरप्रिंट दिए थे और कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसे वो गुंडे याद आते हैं जो कि क्रिमिनल होते हैं और जो जंगतुएल को देखकर लूना कहते हैं जो कि एक क्रिमिनल होती है और वो सोचता है कि किंग इस लड़की पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। तो वो इन सारी चीज़ों को सोचकर काफ़ी कंफ्यूज होता है।
जोयोंग सोचता रहता है कि इस लड़के की सच्चाई आखिर है क्या है इसकी पहचान। फिर हम देखते हैं कि वो जो ग्लास होता है जिसपे जंगतुएल के फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन्हें वो पुलिस को देता है। अभी हम देखते हैं कि कैप्टन जोयोंग और वो पुलिस ऑफिसर होता है उन दोनों को भी मैसेज मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर ने एनएससी की मीटिंग बुलाई है। फिर हम देखते हैं कि किंग का खाना बनके तैयार हो जाता है और वो जंगतुएल को खाना खाने के लिए देता है और वहाँ पर वो उससे उसका आईडी कार्ड भी रिटर्न करता है और उससे कहता है कि जब से तुम आई हो मेरे पास ये तुम्हारा आईडी कार्ड है। मैं इस आईडी कार्ड को तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे लगा कि इसे देखकर तुम यहाँ से जाने की जिद करोगे अपनी दुनिया में। किंग की ये बात सुनकर जंगतुएल को समझ में नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। जब वो अपनी आईडी देखती है तो वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है जिस तरह की उसने अपनी दुनिया में देखी थी। फिर किंग उसे बताता है कि 25 साल पहले जब मेरी जान को खतरा था तो एक इंसान जिसके पास ये आईडी थी उसने मेरी जान बचाई थी। कहता है कि उस समय ये आईडी उस इंसान की जेब से उसके पास गिर गई थी। वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में ज़रूर वापस आएगा, या तो ये सब कुछ उस चीज़ की शुरुआत थी या फिर उस चीज़ का अंत होगा। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन जोयोंग वहाँ पर आते हैं और किंग को बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जल्द से जल्द एनएससी की मीटिंग बुलाई है। ये बात सुनकर किंग जंगतुएल से कहते हैं कि वैसे मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी अपनी दुनिया में वापस जाओ, लेकिन जो सिचुएशन अभी है उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जंगतुएल किंग से पूछती है एनएससी मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ना? पूछती है क्या हुआ है। तो हमें दिखाया जाता है कि जापान अपनी कई सारी शिप और समुद्री रास्ते से किंगडम ऑफ कोरिया की तरफ बढ़ रहा होता है। जापान अपनी हद को पार कर चुका है, इसलिए पीएम ने एनएससी की मीटिंग को बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि किंग अपने ऑफिस में होते हैं। वहाँ पर कैप्टन जोयोंग और उनकी सिक्योरिटी करंट सिचुएशन के बारे में उन्हें अपडेट कर रहे होते हैं। वो उनसे कहता है कि अगर पीएम का कॉल आए तो मुझे जल्द से जल्द देना। फिर वो हेडकोट लेडी को कहता है कि जंगतुएल का जो भी सामान है उसे लेकर आओ। जब वो हेडकोट लेडी जंगतुएल का सामान लेने जाती है तो वो बॉक्स खोल के देखती है तो वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि उसकी जो आईडी है वो मिसिंग है। उसे अच्छे से याद होता है कि उसने आईडी सभी सामान के साथ इस बॉक्स में ही रखी थी। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या आज पैलेस में कोई नया पर्सन आया था। तो उसे पता चलता है कि आज पैलेस में कोई भी नया आदमी नहीं आया था। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट लेडी को याद आता है कि जंगतुएल की जो खबर है वो बाहर ना जाए महल से, इसीलिए उसने सारे कैमरेज और सिक्योरिटी गार्ड से कहा था कि कोई भी बाहर से नया आदमी महल में नहीं आना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि एनएससी की मीटिंग में पीएम सभी चीज़ों को एनालाइज करती है और फिर बाकी लोगों से उनकी राय पूछ रही होती है। हम देखते हैं कि कई सारे लोग बातचीत से सारे मामले को सुलझाने के लिए कहते हैं। तो पीएम कहते हैं कि ये साल में तीसरी बार हुआ है। तो वो कहती है कि हम 2 बार पहले ही बात कर चुके हैं, अब समय आ गया है कि हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो इस पर बाकी लोग उसकी इस राय से सहमत नहीं होते और कहते हैं कि अगर हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं इस पर तो इससे वॉर की सिचुएशन हो जाएगी। लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ समय वेट करना चाहिए। तो इस पर पीएम कहते हैं कि जब वो लोग पीएम होंगे तो वो लोग वेट करें, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो लोग कहते हैं कि वॉर के लिए उन्हें किंग की परमिशन लेनी होगी। तो हम देखते हैं कि पीएम किंग को कॉल करती है और उन्हें वॉर के बारे में पूछती है। हम देखते हैं कि किंग उससे कहते हैं कि पॉलिटिक्स देश के हित के बीच में नहीं आना चाहिए। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे इस डिसीजन के पीछे कोई पॉलिटिक्स साजिश तो नहीं है। वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि अब हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। तो इस पर किंग उससे कहते हैं कि मैं भी अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ और वो दुश्मन देश को अपने देश में एक भी कदम रखने नहीं देंगे। फिर हम देखते हैं कि हेडकोट लेडी किंग को उनका नेवी ड्रेस पहनाकर तैयार कर रही होती है। जैसा कि दोस्तों हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि किंग नेवी के एक अफसर है, वो अपनी नेवी टीम के साथ रेस में हिस्सा भी लेते हैं। हम देखते हैं कि हेडकोट लेडी वहाँ पर किंग को बताती है कि जंगतुएल की वो आईडी मिसिंग हो गई है। वो उसे बताती है कि मैंने सारा सामान उसी बॉक्स में रखा था, लेकिन उसमें से सिर्फ आईडी मिसिंग है। वो कहती है मुझे लगता है ये महल में से ही किसी का काम है, लेकिन वो जल्द से जल्द इस चीज़ का पता लगा लेगी। उसकी बात सुनकर किंग उससे कहते हैं कि इस तरह से जंगतुएल की आईडी का महल से गायब हो, मुझे लगता है ये सब कुछ पहले से तय है और हर चीज़ जो हो रही है वो किसी न किसी वजह से हो रही है। अभी हम देखते हैं कि कैप्टन जोयोंग जंगतुएल को लेकर उस ऑफिस में आते हैं। तो फिर किंग उनसे कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि हेडकोट लेडी और कैप्टन जोयोंग वहाँ से चले जाते हैं जंगतुएल और किंग को अकेला छोड़कर। फिर हम देखते हैं कि किंग जंगतुएल को उसकी आईडी रिटर्न करता है और उससे कहता है पता नहीं तुम्हें विश्वास होगा या नहीं, लेकिन मैं अपने किंगडम ऑफ कोरिया का कमांडर इन चीफ हूँ। किंग की यह बात सुनकर जंगतुएल उससे कहती है कि मुझे विश्वास है। वो उससे आगे कहती है कि तुम्हारी कंट्री जापान से युद्ध करने वाली है ना।
ये बात सुनकर किंग उससे कहता है कि चिंता मत करो, रॉयल परिवार खास मौक़ों पर ही ये कमांडो वाले यूनिफॉर्म पहनता है और जब भी वो ये यूनिफॉर्म पहनता है तो जीत पक्की होती है। वो जंगतुल से कहता है कि मैं जीत कर तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस पर जंगतुल उससे कहते हैं हाँ फिर मिलेंगे लीगॉन। जब वो उसका नाम पुकारती है तो किंग उससे कहता है कि मुझे लगा था कि मेरा नाम कोई नहीं पुकारेगा, पर लगता है कि मेरा नाम सिर्फ तुम ही पुकार सकती हो। फिर हम देखते हैं कि जंगतुल को उसकी दुनिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो उसके फ़ोन में नेटवर्क्स वापस आ जाते हैं। तो वो चेक करते हैं कि उसके पास संजय का मैसेज आया हुआ होता है, तो उस पर रिप्लाई करते हैं कि वो बाहर गई थी इसलिए तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई। हम देखते हैं कि जंगतुल जब घर जाती है तो अपने पापा को गले लगाती है। तो उस समय उसके पापा खाना बना रहे होते हैं। तो जंगतुल उनसे कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया और मेरे घर ना होने पर आप काफ़ी परेशान हुए होंगे ना। फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला और ना मैं बिल्कुल परेशान हुआ क्योंकि मुझे लगा कि तुम किसी अंडरकवर ऑपरेशन पर गई हो। फिर हम देखते हैं कि जंगतुल के फादर उससे मैक्सिमस के बारे में पूछते हैं। तो इस पर जंगतुल उनसे कहते हैं कि आपको अपनी बेटी की परवाह नहीं है, वो मिसिंग थी तो आपको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपको उस घोड़े और उसके मालिक की चिंता है। देखते हैं किंगडम ऑफ कोरिया में किंग शिप पर कैप्टन जोंग के साथ पहुँच जाते हैं और वहाँ वो सभी से मिलते हैं और सभी लोग उन्हें सल्यूट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग अपने राजघराने का जो फ्लैग होता है वो वहाँ के कैप्टन को देते हैं शिप के। फिर देखते हैं कि उस फ्लैग को शिप पर लहराया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब जापान को काफ़ी बार वार्निंग दी जाती है लेकिन वो तब भी नहीं रुकती और आगे बढ़ती रहती है समुद्र में। तो वहाँ जापान की सेना देखती है कि एक जहाज़ पर किंग के परिवार का फ्लैग लगा हुआ है। तो वो जापानी लोग अपनी हेड ऑफिस कॉल करके बताते हैं कि शायद इस युद्ध में किंग भी शामिल है, उनका फ्लैग लगा हुआ है एक बोट पर। तो वो कहते हैं कि अब हम क्या डिसीजन लें। तो इस पर उनके हेड कहते हैं कि जब किंग वहाँ पर खुद युद्ध में शामिल है तो इसका मतलब उनकी सेना किंग को बचाने की कोशिश करेगी और वो अच्छे से युद्ध पर ध्यान नहीं दे पाएगी, इसलिए तुम्हारा काम है कि तुम अटैक करो। आगे कहते हैं कि जब उनका राजा डर कर भागेगा तो यह उनकी शर्मनाक हार होगी। फिर हम देखते हैं कि जापान अटैक करना शुरू कर देती है। देखते हैं कि जापान की नेवी अटैक करना शुरू करती है। वो लोग सोचते हैं कि वो किंग को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा किंग जो लड़ने के मंसूबे और जीतने के मंसूबे से आया हुआ होता है, वो जो कि ये डिसाइड करके आया था कि वो दुश्मन को अपने देश में घुसने नहीं देगा, वो डर कर भाग जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं कि किंग सबसे कहता है कि तुम सबकी प्रायोरिटी मुझे बचाना नहीं है बल्कि हमारे देश और हमारे समुद्र को बचाना है। तो वो सबको ऑर्डर देता है अटैक करने का। फिर हम देखते हैं कि उनकी सेना काफ़ी सारे मिसाइल्स जापान की तरफ भेजती है। इससे जापान को पता चल जाता है कि ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। यहाँ जापान को रियलाइज़ होता है कि गलती अब फ़िलहाल उनकी है क्योंकि वो घुसपैठ कर रहे हैं उनके एरिया में और उनकी हदों को पार कर रहे हैं। अगर सच में बड़ा युद्ध हुआ तो उनको देश को नेशनल यूनियन को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो लोग युद्ध से पीछे हट जाते हैं और अपनी शिप्स को पीछे ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग जब तक वो पूरी तरह से वापस नहीं चले जाते, जापानी सेना वहाँ पर इंतज़ार करता है और फिर आखिर में हम देखते हैं कि जीत किंग की और किंगडम ऑफ कोरिया की होती है। फिर हम यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में देखते हैं कि जंगतुल किंग को काफ़ी मिस कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि उसके पास कुछ प्लांट्स के बीज होते हैं जो कि वो उसकी दुनिया से लाई होती है, किंग की दुनिया से। है कि जंगतुल उन बीजों को जो दोनों दुनियाओं के बीच में स्पेस होता है वहाँ पर भी उन बीजों को डाल के आती है। तो इस पर किंग उससे कहता है कि ना तो यहाँ हवा है ना रोशनी, यहाँ पर कुछ कैसे उगेगा। तो इस पर जंगतुल उससे कहते हैं कि शायद किसी ने कोशिश ही ना की हो। फिर हम देखते हैं कि जंगतुल वहाँ से लाए हुए बीजों को अपने यहाँ पर भी एक गमले में डालती है और कहती है कि भले ही तुम दूसरी दुनिया के हो लेकिन मैं चाहती हूँ तुम यहाँ बढ़ो, ग्रो करो यहाँ पर। फिर हम देखते हैं किंगडम ऑफ कोरिया में वहाँ की जो पीएम होती है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और वहाँ पर बताती है सभी को कि वो जापान की सेना को वापस भेजने में सफल हुए और वो इस चीज़ का क्रेडिट वहाँ की सेना को और किंग को देती है। और वो आगे कहती है कि जब तक जापान पूरी तरह से उनसे औपचारिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक, आगे कहती है कि तब तक जापान को रेयर एक्सपोर्ट का जो मटेरियल है वो भी नहीं दिया जाएगा। यह सब कुछ बंद करने का आदेश देती है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देखते हैं कि उसका पीए उससे बताता है कि इस सारे इंसिडेंट के बाद उनकी जो इज्जत है वो लोगों के बीच में और भी ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी अप्रूवल रेटिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। ये बात सुनकर वो कहती है चलो मेरा कुछ तो फ़ायदा हुआ। फिर हम देखते हैं कि उनका पीए उन्हें बताता है कि उन्होंने राजमहल की दासी
एक दासी को कुछ पैसे देकर खरीद लिया है, जो कि उन्हें राजमहल की सारी खबरों के बारे में बताएगी। वह उससे बताता है कि लेटेस्ट खबर ये है कि महल में एक खास मेहमान रुका है, जिसके लिए सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट कर दिया गया है और बाहर के लोगों को महल में आने की परमिशन नहीं दी गई है। वो कहता है कि वो मेहमान शायद कोई लेडी है। इस पर पीएम उससे कहती है, हाँ ये बात सच हो सकती है क्योंकि मैं उस मेहमान से केयू बिल्डिंग पर मिल चुकी हूँ। फिर वो अपने पीए को उस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स निकालने के लिए बोलती है। यहाँ हम देखते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में अभी भी जंग तुएल उस मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। उसे ली सांगो के 2G फ़ोन से जो वॉइस मैसेजेस मिले थे वो उन्हें बार बार सुन रही थी। वो सारे मैसेज किसी न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, तो जंग तुएल को वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहे होते, लेकिन फिर भी वो उन्हें बार बार रिपीट कर कर सुन रही होती है। रात को घर जाने के बाद भी जंग तुएल उन सारी रिकॉर्डिंग्स को सुन रही होती है। तो उस रिकॉर्डिंग में जो के स्टेडियम वगैरह की जो बातें वो सुनती है, उन सबको वो अपना सर्च करके देखती है। जंग तुएल जब ये सब कुछ सर्च करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी वह एक दूसरी ऑडियो सुनती है जिसमें उसे प्रोफेसर ली जोंग का नाम सुनाई देता है। फिर हम देखते हैं कि जंग तुएल को याद आता है कि जब वो किंग की दुनिया में थी तो वो उनका फ़ोन सर्च लेती है उनसे और उस पर चीज़ें सर्च करती है। तो उस पर वो देखती है ली जोंग इन, जो कि प्रिंस बियोंग के नाम से उनके फ़ोन में दिखाई देता है। उसे याद आता है कि ये सब कुछ उसने किंग के फ़ोन में पढ़ा था और फिर उसे याद आता है कि किंग ने उसे उसके दादाजी के बारे में भी बताया था। तो वो जो ऑडियो क्लिप जंग तुएल उस समय सुन रही होती है तो उसमें किंग के दादा का भी नाम होता है। ये सारी बातें सुन के वो थोड़ी कंफ्यूज और शॉक हो जाती है। जंग तुएल ये सोचने लग जाती है कि इस दुनिया में हुए मर्डर का कनेक्शन उस दुनिया से क्या है और आखिर क्यों ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। किंगडम ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है कि जब एक सेवक किंग का जो स्टडी रूम होता है उसे क्लीन करता है तो उसे वहाँ पर एक हेयर बैंड मिलता है। तो वो उस हेयर बैंड को लाकर किंग को देखता है। जब किंग उस हेयर बैंड को देखता है तो उसे लगता है कि ये हेयर बैंड जंग तुएल का होगा। तो उसे जंग तुएल की याद आती है। वो इस हेयर बैंड को देख के इतना खुश होता है कि वो अपने सेवक को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है। तो इससे उसका सेवक काफ़ी शर्मा जाता है और स्माइल देता है किंग को। फिर हम देखते हैं कि किंग उस हेयर बैंड को अपने हाथ में पहन लेता है और वह सोने के लिए अपने बेडरूम में जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने बेडरूम में जाता है किंग, तो वहाँ पर जो हेड कोट लेडी होती है वो उसके बेड को ठीक कर रही होती है। तो किंग उसे देखते हैं कि वो काफ़ी परेशान होती है। तो वो उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि जिसने आईडी चुराई है वो पर्सन मुझे अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। किंग कोट लेडी से कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है। वो उनके खाने को चेक करती है, महल में आने वाले लोगों पर शक करती है और हर चीज़ को बहुत ध्यान से चेक करती है ताकि इससे महाराज को कोई हानि ना हो जाए और उन्हें कोई चोट ना लग जाए। आगे कहता है कि आपने उस मानपासिक जो को भी छुपाया हुआ है। तो कोट लेडी कहती है लिलीम ने इस मानपासिक जो के लिए तुम्हारे फादर को मारा था और वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करता है, इसलिए ज़रूरी है कि मैं इसे छिपा कर रखूँ। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन जियोंग के पास पुलिस से कॉल आता है और वो बताते हैं कि जो आपने फिंगरप्रिंट दिया था उसका कोई भी मैच हमारे रिकॉर्ड में नहीं मिला है। ये बात सुनकर कैप्टन को थोड़ा सा शॉक होता है कि जो बातें जंग तुएल ने कहा था वो सारी बातें सच हो रही है। तो वो वहाँ पर पुलिस से फिर लूना के बारे में पूछते हैं। तो पुलिस कहती है कि हमें अभी तक लूना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन खुद पुलिस स्टेशन जाता है और उस आदमी से मिलता है और उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है जिनमें किंग की सिक्योरिटी होती है, वो कैमरे वाली लड़की होती है और जंग तुएल का फ़ोटो होता है। उन फ़ोटोज़ को दिखाकर वो पूछता है कि क्या इसमें कोई लड़की है जो लूना है। हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल जंग तुएल को फ़ोटो की तरफ इशारा करके उसे लूना बताता है। ये बात जानकर कैप्टन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस बियोंग किंग से मिलने के लिए जाते हैं महल में और उन्हें लिरिम की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उस समय देश की जनता और शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोला था। वो कहते हैं कि जो बॉडी हमें मिली थी उसकी शक्ल, डीएनए, फिंगरप्रिंट सब कुछ लिरिम से मैच कर रहा था, लेकिन लिरिम जो कि एक योद्धा था, जो कि मार्शल आर्ट में इतना एक्सपर्ट था, तो वो कहते हैं कि जो बॉडी हमें मिली थी वो जन्म से ही पोलियो का शिकार था, जिसके पैर और हाथ बिल्कुल काम नहीं करते थे। वो आगे कहता है कि मुझे ये बात इतने सालों से तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। इसके लिए हम देखते हैं कि प्रिंस बियोंग राजा से माफ़ी भी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिम म्योंगनारी के कैफ़े पर जाता है। तो वहाँ पर म्योंगनारी उससे कहती है आपको इससे पहले मैंने यहाँ पे नहीं देखा, आप नए हैं क्या? तो वहाँ पर वो कहता है हाँ,
लेकिन मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब आता जाता रहूँगा। फिर हम देखते हैं लिरिम ने अपने रूम में जो तस्वीरें लगाई हुई है उसमें उसने शिनजी की भी तस्वीर लगाई है। देखते हैं जब लिरिम वहाँ से जाने लगता है तो बारिश शुरू हो जाती है, तो वो अपनी छतरी निकालता है। तो वो देखते हैं कि सामने से दो बच्चे आ रहे होते हैं जो कि जोएनसब के छोटे भाई बहन होते हैं। तो वहाँ पर बिजली कड़कने लग जाती है, तो लिरिम के चेहरे पर बिजली कड़कने से एक निशान चमक उठता है, जिससे कि वो छोटे बच्चे डर जाते हैं उस निशान को देखकर। फिर हम देखते हैं कि पीछे से जोएनसब आता है और अपने भाई को चुप कराता है। तो उसका भाई उसे बताता है कि वो आदमी जो अभी यहाँ से गया था वो एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं किंगडम ऑफ कोरिया में जब राजा उस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं लिरिम की, तो उसे विश्वास हो जाता है कि लिरिम कहीं ना कहीं जिंदा है और वो पक्का किसी दूसरी दुनिया में छुपा हुआ बैठा है। तो फिर उसे याद आता है कि कोर्ट लेडी का जो खतरा है और जो उनका डर है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरा दुश्मन आज भी जिंदा है। वो सोचता है कि उसने मानपा सिक्जो के लिए मुझे मारने की कोशिश की थी और उसके पास उसका आधा हिस्सा है। तो जो मानपा सिक्जो का आधा हिस्सा वो मेरे पास है, तो लिरिम उस आधे हिस्से को पाने के लिए वापस ज़रूर आएगा। फिर हम देखते हैं कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जब तक जंग तुएल घर वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर किंग खड़ा हुआ है। तो वो दौड़कर आती है और किंग को गले लगा लेती है, क्योंकि उसने किंग को काफ़ी मिस किया था। फिर वहाँ पर किंग सोच रहा होता है कि जंग तुएल की वजह से उसे खतरा नहीं है, बल्कि वो मेरी वजह से जंग तुएल को खतरा हो सकता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अब आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के ड्रामा म्यूज़िक के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।